बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दो मजीद जजों की नामजदगी जो है उस पर गौर किया जाएगा। वो जज कौन से हो सकते हैं और ये आईनी बेंच की तादाद बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा अहम केस लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर होकर गए थे जज दीगर हाई कोर्ट से 3 जज, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज दोगर साहब भी शामिल हैं। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है आईनी बेंच, ये इस केस की आज समाअत कर रहे हैं। इसमें बड़ी अहम एक पेशरफ्त हुई है, उससे भी आगाह करेंगे। और जो लोग गए हैं जिन्होंने चैलेंज किया है, नए जो दीगर हाई कोर्ट से जज आए थे उनकी सीनियरिटी को और उनके तकर्रर को, मुस्तकिल तकर्रर को, तो उनका केस मजीद कमजोर हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर आगे जाके बात करेंगे। और मरियम नवाज साहबा ने जनाब किसानों के लिए गंदम पैकेज जो है ना उसका ऐलान कर दिया है। अगर ऐलान करना था तो फिर वो खातून जो थी सलमा भट्ट साहबा, उनको क्यों मैदान में उतारा हुआ था। इससे पहले लेकिन हम बात करेंगे जनाब, एक और खबर है कि जनाब इमरान खान साहब ने जेल में जो एक तो उन्होंने जनाब जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट होता है वो करवाने से इनकार कर दिया है। पॉलीग्राफिक सच्चाई जानने वाला जो टेस्ट होता है उससे भी उन्होंने इनकार कर रखा है। और फिर वॉइस मैचिंग जो टेस्ट है उससे भी उन्होंने इनकार कर रखा है। इस बात का इंकशाफ हुआ है जनाब याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, तो वहाँ ये बात की प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फकार नकवी साहब, उन्होंने ये कहा जनाब एक तो उसमें ये मामला था ना, इनकी जो जमानतें वगैरह हो गई थी कबल गिरफ्तारी, तो उनके अखराज के लिए वो गए हुए थे। वो कहते वो जनाब खारिज हो गई हुई है उनकी दरखास्त जो है, तो लेकिन ये हमारे साथ तावन नहीं कर रहे हैं इमरान खान साहब। 9 मई के हवाले से बहुत सारी ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, इनके बयानात हैं, उनकी ज़ाहिर है फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी चाहिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी चाहिए और फिर वॉइस मैचिंग टेस्ट भी चाहिए। पता चले फ्रांजिक होना मुकम्मल, और ये पता चले जनाब ये वो जो है ना, कल भी मैंने अर्ज किया था, एस्टेब्लिशमेंट जो है ये सोच के बैठी हुई है या उनका ये यकीन है, पुख्ता यकीन है कि जो 9 मई का वाक़या है उसके जो मास्टरमाइंड थे जो लोग, उनमें इमरान खान साहब सरफहरिस्त हैं, फैज हमीद साहब शामिल थे। वो कह रहे हैं जनाब ये एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है ये फैक्ट कि जनाब 9 मई जो है वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, बगावत दिलवाने की कोशिश थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि जनाब हम इनका जिस्मानी रिमांड नहीं मांग रहे, सिर्फ ये टेस्ट है ना, इस हवाले से हम चाहते हैं कि जनाब ये हमारे साथ तावन करें। तो वहाँ सलमान सफदर साहब इनके वकील मौजूद थे अदालत में, उन्होंने जनाब बड़े मुकदमात हैं मेरे मुलजम के खिलाफ। अच्छा वैसे ना सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था, इस तरह की खबरें चल रही थी जनाब, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई, तो उन्होंने कहा जनाब बानी पीटीआई ना करें, कहें आप इसको प्रोसिक्यूटर जनरल को कहा तो आप कहेंगे मुलजम है, मुलजम तावन नहीं कर रहा। ऐसी बात मेरी इतलाह के मुताबिक नहीं हुई। जब उन्होंने कहा मुलजम तावन नहीं कर रहा जेल में, तो उनका ये बात ना करें कि जेल में तावन नहीं कर रहा। वैसे भी आईनी तौर पर ना किसी शख्स को अपने खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जो सच्ची बात है। लेकिन बहरहाल ये अगर नहीं टेस्ट करवाते पॉलीग्राफिक टेस्ट या फिर वो और फ्रांजिक के और बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों के मुताबिक फ्रांजिक हो जाएगा। लेकिन मेरी इतलाह के मुताबिक फ्रांजिक वगैरह हो चुका हुआ है। ये जो ऑडियोज वीडियोज जो कुछ भी इनके बयानात वगैरह हैं वो इन्हीं के हैं, उनमें कोई किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं है। सलमान सफदर ने कहा ना मुझे इमरान खान से एक मुलाकात कर लेने दें, मैं उनसे हदायत ले लूँ, तो इसके लिए ना आपको तहरीरी हुक्म जारी कर दें। वो जेल हकाम जो वो मुलाकात करवाते नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा याहिया अफरीदी साहब ने कि आप इस मरतबा बगैर तहरीरी हुक्म के जाएं, देखते हैं वो मुलाकात कैसे नहीं करवाते। बहरहाल उन्होंने कहा मैं तहरीरी आर्डर कोई जारी यूरी नहीं करूंगा। बहरहाल बाद में उन्होंने कहा है, सुना है कि मुतलका काम को जनाब देख लें, कोई टाइम फ्रेम सेट कर लें, लेकिन कोई तहरीरी आर्डर उन्होंने जारी नहीं किया। और वो जो दरखास्तें थी इमरान खान की कि जनाब इनकी जमानतें जो है वो कबल गिरफ्तारी की जो जमानतें इनकी थी वो मनसूख की, वो गैर मौसर हो गया हुआ है, वो पहले ही मनसूख हो चुकी हुई हैं, तो वो दरखास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई हैं। जिस्मानी रिमांड वाले इशू पे उन्होंने असरार ही नहीं किया कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो बहरहाल जो प्रोसिक्यूशन है उसने ये कहा कि ना वो टेस्ट वगैरह ना वो हमने करने हैं जेल में। तो इस बाबत जो है वो सलमान सफदर साहब मिलेंगे और फिर वो
اب इसकी जो समाअत है ना केस की 23 अप्रैल को होगी और जस्टिस हाशिम काकड़ साहब जो हैं उनकी सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, अब उसमें ये केस लगेगा। वैसे 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी कर चुकी हुई है कि 9 मई के से मुतल्लिका जो मुकदमात हैं उनका 4 माह के अंदर अंदर जो है ना वो फैसला किया जाए। अच्छा, पिछले व्लॉग में, कल जो व्लॉग मैंने किया था उसमें मैंने अर्ज किया था कि इमरान खान ने कहा था जनाब सड़कें गर्म कर देंगे ईद के बाद। ये जो सड़कें गर्म करने वाली तहरीक थी या बयानिया बनाया जा रहा था, इसको मैंने अर्ज किया था कि डिफ्यूज कर दिया गया है। इन्होंने रोले गोले च पाई रखे, अंगेज कर लिया गया, थोड़ा मुज़ाकरात करते हैं, थोड़ा एक गल करते हैं, कोई डील करते हैं, ढील दिन्ने हैं। इन्हां दे ही लोगों के हथों ये सारा मामला जो ना उन्होंने सबोताज कर दिता एक तरह का। और मैंने ये कहा था कि इमरान खान ने भी 3 अप्रैल से खामोशी इख्तियार की हुई है। और मैंने ये भी अर्ज किया था, जो मैंने कहा था ना एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है। बुरी खबर मैंने ये बताई थी कि इमरान खान साहब को 9 मई के हवाले से किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलने वाली। ना कोई डील है ना कोई ढील है, जो मर्जी कोशिशें कर लें। इस हवाले से मैंने बात की थी। और दूसरा मैंने ये अर्ज किया था जनाब इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट जिसे अब कहा जाता है, तो वो जनाब 3 अप्रैल से खामोश पड़ा हुआ है। और मैंने ये खबर दी थी कल वाले व्लॉग में कि वो आइंदा चंद दिनों में वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे एक्स अकाउंट पे। तो अब उन्होंने 3 अप्रैल के बाद एक मरतबा फिर जो है उन्होंने एक पोस्ट की है और उसमें ये कहा जनाब वकला के जरिए पैगाम साबिक़ वज़ीर आज़म का, वो जनाब ना उसमें अर्दली हुकूमत का जिक्र है, ना वो गद्दार कौन का जिक्र है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई लबो लहजा है। वो एक आम सा एक सियासतदान का जैसे बयान होता है। वो कहते हैं ना मेरे पास आए थे आदम स्वाति भी और अली मीन गंडापुर भी वो मुज़ाकरात के लिए। तो मैंने कहा जनाब मुज़ाकरात का फ़ायदा तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपने करनी है तो ना मेरे लिए कोई डील मांगे और ना ही मेरी अहलिया के लिए डील मांगे। और अगर मुज़ाकरात करनी है तो फिर आइन की बालादस्ती के लिए होने चाहिए, कानून की बालादस्ती के लिए होने चाहिए और मुल्की मफाद में होने चाहिए। ये बात उन्होंने की है। ये जो खबर है ना कि ये दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, खुल जाएगा इनका अकाउंट जो है एक्स जो है वो चलने लग जाएगा। और जो मैंने अर्ज की थी कि मुझे ये लगता है कि ये जो खामोश है ना एक्स पे, ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है जिसमें इमरान खान साहब भी हैं, उनके जो सोशल मीडिया वाले हैं वो भी हैं, इनकी जो क़यादत बाहर है वो भी है। तो ये खबर जो है ना मुझे ये पीटीआई के ज़राए से नहीं मिली थी, बल्कि दूसरी तरफ के ज़राए से मिली थी। जनाब आइंदा 1-2 दिन में इनको इजाज़त मिल गई है कि जनाब वो अपने ट्विटर अकाउंट पे वो पोस्टें वगैरह डाल सकते हैं। अगर ये बात है, ये खबर दुरुस्त साबित हो रही है मेरी, जो मैंने कल अर्ज किया था और आज उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, तो इसका मतलब बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी थी कि भाई साहब जो हैं ये लम लेट हो गए हुए हैं इमरान खान साहब, और दूसरी तरफ से अभी तक कोई रायत नहीं है। इंगेज करने के लिए उन्होंने एक अदारा जो है जो वज़ीर आज़म के मतहत है, उन लोगों का हुआ ठीक है जब अपने तौर पे आप देख लें, लेकिन मेरे वाल ना एमू करन, मेरे वाल ना यानी आर्मी चीफ वाल ना जान, ये सारियां गल्लां शल्लां मैं तुहानूं दस चुके हैं। अगर पीटीआई दे मुखालफ ज़राए तो हासिल की खबर दुरुस्त आ ते बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ उन्होंने गल्लां मैनूं दसियां वो भी ठीक है। और वो ਜਿਹੜੀਆਂ खबरां ने वो इमरान खान वास्ते चंगियां खबरां नहीं, अच्छियां खबरां नहीं, उन्हें कोई खुशी का पहलू नहीं है। और दूसरा मैंने 2 व्लॉग किए थे जो सलमा भट्ट साहब हैं, जो पंजाब हुकूमत की टास्क फोर्स जो बनाई हुई है प्राइस कंट्रोल के लिए, तो उन्होंने ये हुकूमत ने उन्हें उतारा हुआ था जनाब मीडिया पे, किसानों के खिलाफ जनाब गुफ्तगू करती थी और गलत मलत दाद शुमार जो हैं वो पेश करती थी। और फिर वो कहती थी कि 1000-1200 किसान जो हैं, मैंने ये कहा था ना वो दादो शुमार दुरुस्त करे, इनको कुछ समझाए, जो इनका जो देहाती पस मंज़र रखने वाला कोई एमपीए है या कोई वज़ीर है, उनसे ब्रीफिंग दिलवाएं इनको, सलमा साहबा को। और ये जो मेरे जो कमेंट्स हैं उनमें लोगों ने कहा जनाब वो सलमा भट्ट ठीक कहती हैं, और सलमा भट्ट ने जनाब ये कहा कि जनाब पिछली हुकूमत ने 3900 रुपये जो फी मन गंदम की कीमत जो है इमदादी कीमत मुकर्रर की थी। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये अर्ज़ किया था कि नहीं जनाब ये मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने ये 3900 रुपये कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन एक दाना भी नहीं खरीदा था गंदम का। जैसे जो किसान है
انہوں نے اس مرتبہ 46 लाख जो है एकड़ कम गंदम जो है उन्होंने काश्त की है। तो अगर ऐसा ही मामला रहा तो फिर मजीद लोग जो हैं दिल बर्दाश्ता होकर किसान जो हैं वो गंदम की काश्त छोड़ देंगे, फिर बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और बीबी ये कह रहे थे जब पंजाब को गंदम पूरी है, सानू कोई टेंशन नहीं हैगी, ये गल्लां कर रही। ऐसे लग रहा था जैसे जनाब ये कोई बहुत ही मुखालफ कोई ग्रोह है जो जनाब जिसके खिलाफ ये गुफ्तगू कर रही है, इस तरह की गुफ्तगू थी। अब मैं आपको टीवी पे वो खबर दिखा देता हूँ दोबारा, पहले ही मैंने दिखाई थी। ये जियो की खबर है, मैंने अपने पास से तो बनाई नहीं है। ये 3 अप्रैल 2024 को काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई थी कि जनाब कीमत जो है मरियम नवाज साहबा ने हेड किया था उस इजलास को, और वहाँ ये तय हुआ था जनाब गंदम की कीमत जो है वो 39 रुपये फी मन जो हो वो होगी। अब जो इन्होंने एक गंदम का पैकेज जो है ये इन्होंने हुकूमत ने मुताबिक करवा दिया। अच्छा पैकेज है, उसमें अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये पैकेज मुतारफ करवाना था गंदम पैकेज, तो फिर इस बीबी को सलमा भट्ट को मैदान में उतारने की क्या ज़रूरत थी। बीबी ने एमी खाम खा किसानों के दिलों में हुकूमत के खिलाफ कदूरत भर दी कि जनाब पता नहीं वो मुखालिफ लोग हैं, पता नहीं सच की बात ही नहीं कर रहे वो जो किसान हैं, और किसान जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हमने गंदम फरोख्त नहीं करनी इस कीमत पे। बहरहाल जो पैकेज दिया गया है उन्होंने ये कहा गया है जनाब कि गंदम स्पोर्ट्स फंड में उन्होंने जनाब 15 अरब रुपए जो है फंड की मंजूरी दे दी है, और जनाब 5.5 लाख काश्तकार जो हैं गंदम के उनको इससे बराह रास्त फायदा होगा। किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट जो है वो माली मदद जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मुयसर आएगी। आबियाना और फिक्स टैक्स जो है उसमें छूट की जाएगी। और फिर जो कहते हैं एक और चीज़ जो बड़ा अहम फैसला है कि जो मार्केट और मौसम, मार्केट के दबाव और मौसम से बचने के लिए उनके जनाब 4 माह मुफ्त जो है ना गंदम जो है ये स्टोर करने की सहूलत दी जाएगी। इनके तो गोदाम सारे खाली पड़े हुए हैं, फिर वो कहते हैं कि जहाँ वो गंदम स्टोर होगी ना वहाँ फिर इनको किसानों को ना इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी की जाएगी कि जनाब ये गंदम जो है वो रसीद जो है वो बैंक भी कबूल करेंगे, और उस रसीद के इवज जो टोटल कीमत है गंदम की जो स्टोर की गई है तो 70% तक कर्जा जो है बैंकों से लिया जा सकेगा। और फिर जो फ्लोर मिल्स हैं और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको 100 अरब रुपए तक बैंक ऑफ पंजाब से जो कर्जा लिया जा सकता है उसको वो मार्कअप जो है वो हुकूमत अदा करेगी। और एक और चीज जो है वो कहते हैं पंजाब के लिए गंदम काफी है। ये जो पैकेज है इसमें तो जनाब जो पाबंदी थी कि सूबे से बाहर नहीं जा सकती, जिले से बाहर नहीं जा सकती गंदम जो है वो उन्होंने खोल दिया, पाबंदी खत्म कर दी है। उनका जनाब ठीक है आप जो है दूसरे सूबे जो है वो अगर जहाँ से खरीद के ले जाना चाहते हैं वो भी ले जाए, और एक जिले से दूसरे जिले में जो गंदम है उसकी नकलो हमल पे पाबंदी थी वो कहते हैं जनाब वो भी जा सकती है, आज जा सकती है। आज चीफ जस्टिस जी अफरीदी साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। पहले ये इजलास जो है ये 18 अप्रैल को होना था, लेकिन फिर पता ये चला है कि अली जफर साहब ने ये दरख्वास्त की कि जनाब 18 को उनकी कोई मसरूफियात हैं तो इसकी डेट जो आगे पीछे कर दिया है, तो इसलिए ये 17 अप्रैल को ये इजलास जो है जुडिशल कमीशन का हो रहा है। और इसमें जो आईनी बेंच है 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो काम कर रहा है तो उसमें मजीद 2 नए जज जो हैं वो नामजद किए जाएंगे, उन पे गौर किया जाएगा। अब मैंने अपने जराए से पता किया है कि पहले 13 जज हैं, 2 मजीद हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। तो मैंने अपने जराए से ये पता किया है कि जनाब नए जज कौन हो सकते हैं, कौन साहबान जो हैं नए आईनी बेंच में शामिल किए जा सकते हैं जज साहबान। तो मुझे ये पता चला है कि जनाब एक तो अली बाकर नजफी साहब अभी जो लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हो सकते हैं, और उनके साथ एक जज साहब और होंगे। और पता ये चला है कि जो आईनी बेंच के सरबराह हैं मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जो नाम देंगे आईनी बेंच के लिए, ज़ाहिर वो सरबराह वो हैं, तो जो हुकूमत है और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल वगैरह, तो वो उन नामों की तायीद करेंगे और तादाद हो जाएगी 15। ये तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है वो पहले भी मैंने अर्ज किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई है और समाअत करनी है आईनी बेंच ने। और मुझे ये लग रहा है कि उस केस की बारी आने वाली है। पहले 26वीं आईनी तरमीम वाला जो केस है
اس کا فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی ہے نا, نظر ثانی کی درخواست, الیکشن کمیشن نے بھی, نون لیگ نے بھی, وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے, اگرچہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد وہ فیصلہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا ہوا ہے کہ صوبائی اتحاد کونسل کی درخواست پہ پی ٹی آئی کو نشستیں دینے والا جو حکم تھا تو ابھی تک تو اس میں عمل ہی نہیں ہوا. اور الیکشن بھی سینٹ کا جو خیبر پختونخوا ہے وہ رکا ہوا ہے. 26 مئی نے ترمیم کے فیصلے کے بعد پھر وہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے نا, ان کی باری آنے والی ہے. اور ایک بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے آج, اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ہائی کورٹ سے, یعنی لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب گئے تھے, سندھ ہائی کورٹ سے خادم حسین سمرو صاحب گئے تھے, اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جو ہے محمد آصف صاحب جو جسٹس وہ ٹرانسفر ہو کے گئے تھے. تو اس پہ بڑا پی ٹی آئی والوں نے شور مچایا. وکلا جو ہیں پی ٹی آئی والے انہوں نے بھی کہا جناب تحریک چلائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اور پھر جو جناب جو بار ایسوسیشن ہیں, لاہور ہائی کورٹ بار جہاں پی ٹی آئی کی وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے لوگ تھے یہاں پہ, اور لاہور ڈسٹرکٹ بار انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور 5 جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے براہ راست. یہ پہلے انہوں نے سنیاٹی کی درخواست دی تھی, جنہیں اب سنیاٹی جو فاروق صاحب ہیں, عمر فاروق صاحب جو چیف جسٹس تھے جو اب چلے گئے ہیں جناب سپریم کورٹ میں, وہ جناب کر گئے تھے جناب یہ کہ سینئر ترین جج سرفراز ڈوگر صاحب کو سنیاٹی پیچھے سے لے کے آتے. اس میں میں نے بلاگ بھی کیا تھا, آئینی قانونی پوزیشن بھی سامنے رکھی تھی, اور میرے خیال میں وہ جو انہوں نے سنیاٹی لسٹ بنائی تھی وہ درست تھی. سرفراز ڈوگر صاحب ہی سینئر ترین جج بنتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اس نے بھی چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں. اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس نے درخواست دے دیا کہ جناب ہم جو ہیں جو ہم نے درخواست دائر کی تھی واپس لینا چاہتے ہیں. انہوں نے اس نیاٹی کو اور ان کی ٹرانسفر کو چیلنج کیا ہوا تھا جناب مستقل بنیادوں پہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اس طرح کا ملتی جلتی جو ہے وہ درخواستیں ساری. اس میں عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین, سابق وزیر اعظم, تو ان کی بھی ایک درخواست ہے. تو پچھلی پیشی پہ 5 رکنی آئینی بینچ نے یہ کہا تھا کہ جناب پہلے ججوں والی درخواست سن لیتے ہیں, وہ براہ راست متاثرہ فریق ہیں. تو یہ جب الیکشن ہوئے نا فروری میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشنوں کے, تو وہاں واجد علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ پی ٹی آئی کی حمایت سے, یعنی وہ پی ٹی آئی والے ہیں وہ صدر صاحب جو ہیں, اور پھر وہ ان کے دور میں لا آفیسر بھی رہ چکے ہوئے ہیں یہ واجد علی شاہ گیلانی صاحب. تو یہ اس کے بعد جب یہ سرفراز ڈوگر صاحب سے ملے ہیں 27 فروری کو, اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب یہ جو کہانی ہے نا کہ جناب ٹرانسفر ہونے والے ججوں کو وکلا قبول نہیں کریں گے, احتجاج کیا جائے گا. احتجاج کا اعلان بھی کیا تھا ان لوگوں نے, ہڑتال کا اعلان بھی کیا تھا, ہڑتال بھی نہیں ہو سکی تھی. جب یہ گلدستہ لے کے گئے تھے نا اور ان کو مبارکباد دی تھی تو انہوں نے کوئی نا 28-29 قسم کے 29 قسم کے نا انہوں نے مطالبات سامنے رکھے تھے, اور میں نے مطالبات آپ کو بتائے تھے. ان میں کوئی ایسے مطالبے تھے ہی نہیں ایک کے سوا. ایک یہ تھا کہ انہوں نے کوئی کہا تھا جناب کسی کوئی جوڈیشل کمپلیکس سے ادھر ادھر کسی عدالت کے باہر نا ایک خالی پلاٹ پڑا, وہ عارضی طور پر نا وکلا کو 5 چیمبر بنانے کی اجازت دے دی ہے. وہ میں نے کہا یہ ایک مشکل ہے. باقی جتنے بھی مطالبے تھے کہ جناب ریٹ برانچ میں بندے کم ہیں ہائی کورٹ کی, اور نقل برانچ میں بندے کم ہیں, جناب میسج پر وقت نہیں ملتے, جناب کاز لسٹ نہیں آتی, اس طرح کے مطالبات تھے. جناب وہ پچھلا دروازہ کھول دیں اور جناب وہ نالے کے اوپر پل بنوا دیں. میں نے کہا یہ تو 1 منٹ میں انہوں نے وہ کہہ دیا تھا کہ اوکے ہے. ایک مطالبہ مشکل تھا, اگر متعلقہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن وہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. وہ 5 جج جو گئے ہیں انہوں نے جو نکات اٹھائے ہیں اس کا جو جواب حکومت کی طرف سے آیا ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جناب ان کا کیس جو ہے نا یہ کمزور ہے کہ جناب یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے مستقل بنیادوں پہ. جناب ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے نہیں جا سکتا, پھر سینیارٹی جو ہے وہ نئے سرے سے شروع ہوگی, نیا حلف اٹھانا پڑے گا. اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں تو وہ حکومت کی طرف سے جواب آ گیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے وہ اپنی میں نے عرض کیا نا کہ درخواست واپس لے لی. وہاں ان کا مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے. پہلے مجلس عاملہ کے اجلاس میں یہ کہا کہ ہم تو متاثرہ فریق ہی نہیں ہے. ایک بات
دوسری بات یہ کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ تو ججز ہیں، 5 جج جو چلے گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں، درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، نوٹس ہو گئی ہیں اس پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے صدر سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے مجلس عاملہ کی منظوری کے بغیر یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی تھی، تو یہ پٹیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس لینی ہے۔ تو اب جو حکومت کی طرف سے جواب داخل کیا گیا نا، اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جناب یہ درخواستیں جو ہیں نا ان کو خارج کر دیا جائے، ان میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے ان ججوں کے تقرر کے حوالے سے۔ اور پچھلی سماعت جو ہے اس میں محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا تھا جناب جب ہم ایڈیشنل جج کے طور پہ حلف اٹھاتے ہیں ہائی کورٹ میں، اس کے بعد جب کنفرم ہوتے ہیں تو پھر ایک نیا حلف اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری سینیارٹی جو ہے اس کا تعین ہوتا ہے جب ہم نے پہلا حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کہ جناب ان سے نیا حلف لینے کی بھی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ جناب وہ لکھا ہوتا ہے حلف میں کہ جناب میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ یہ حلف اٹھا رہا ہوں یا سندھ ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ حلف اٹھا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ دے دوں، حلف اٹھایا ہی نہیں ہے۔ فرض کر لیں کہ نئے سرے سے بھی حلف اٹھانا پڑ جائے تو ان کی سینیارٹی جو ہے یہ وہاں سے ہی شروع ہوگی جہاں انہوں نے پہلی مرتبہ حلف اٹھایا تھا۔ ان کی بات سے یہ لگتا ہے، وادی نظر میں ہے بھی ایسی، اس پہ میں نے بھی لاگ بھی کیا تھا اور یہ بات میں نے عرض کی تھی اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جناب عارضی طور پہ جناب تقرر ہو سکتا ہے، وہ جو آئین کا آرٹیکل 200 اس کا جو سب آرٹیکل 3 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عارضی طور پہ تعداد میں اضافہ کرنا ہو تو پھر کسی ہائی کورٹ میں، تو پھر جو ہے وہ دوسرے ہائی کورٹ سے جج جائیں گے، طریقہ کار وہی ہوگا کہ جناب جج سے بھی پوچھا جائے گا، متعلقہ چیف جسٹس زبان سے پوچھا جائے گا، اور پھر صدر سے بھی پوچھا جائے، وہ چیف جسٹس پاکستان سے بھی وہ منظوری لینا پڑے گی، تب کہیں جا کے نوٹیفیکیشن ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے یہ ہے آئین کے آرٹیکل 202 کے تحت یہ جو ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے یہ مستقل بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ عبارت پڑھ لیں آئین کے آرٹیکل 200 سب آرٹیکل 2 کی، یہی بات انہوں نے کی ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے عرض کی تھی، اور یہ محمد علی مظہر صاحب جو ہے بینچ کے سربراہ، انہوں نے بھی یہ پوچھا تھا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے پروسیس جو ہے یہ کیسے شروع ہوا تھا؟ اگرچہ یہ سرکاری ملازموں کے زمرے میں نہیں آتے، اس طرح جیسے یہ سول سروینٹ جیسے عام ہوتے ہیں بیوروکریٹس اس طرح نہیں ہوتے، یہ آئینی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان پہ بہت سارے اصول جو ہیں وہ وہی والے لاگو ہوتے ہیں جو سول سروینٹس کے والے سے ہوتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خود درخواست دیتا ہے، کوئی بیوروکریٹ کیڈر چینج کروانے کے لیے، مثلا ہائی کیڈر سے لوور کیڈر میں جاتا ہے، تو اس کو اپنی سینیارٹی جو ہے پیچھے چھوڑ کے آنی پڑے گی، نئے سرے سے وہ پیچھے جا کے لگے گا۔ لیکن اگر حکومت اس کو بھیجتی ہے تو وہ اپنی سینیارٹی ساتھ لے کے جائے گا۔ محمد علی مظہر صاحب نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا جناب یہ پروسیس شروع کیسے ہوا تھا؟ اب یہ جواب جو ہے حکومت کی طرف سے یہ آ گیا ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے یہ معاملہ شروع کیا تھا وفاقی وزارت قانون نے، جس کے سربراہ جو ہیں جب وزیر قانون جو ہیں وہ ہیں اعظم وزیر تارڑ صاحب۔ اور اعظم وزیر تارڑ صاحب کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ دیہی ویڈم، دیہی دانش ان میں بھری ہوئی ہے وہ، اور اسی طرح کی دانش جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب میں بھری ہوئی ہے۔ اور میں نے کہا تھا مل کے آ گئے ہیں یہ لوگ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن والے، یہ اب رام ہو گئے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ بہرحال وہ جو کہتے ہیں جناب یہ سمری جو ہے نا وہ انیشیٹ کی تھی وزارت قانون نے، وزیر اعظم کو بھجوائی تھی، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جناب وہ صدر کو ایڈوائس بھیجیں، اور صدر صاحب جو ہیں وہ پھر ان کی منظوری کے بعد وہ جو ہے نا یہ پروسیس جو ہے وزارت قانون شروع کریں۔ ایسے پروسیس شروع ہوا ہے، ججوں نے نہیں کہا کہ جناب ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیں، یہ حکومت نے کہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی طریقہ کار ہے جناب متعلقہ جج سے پوچھا جاتا ہے، اور جس ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے اس کے چیف جسٹس سے پوچھا جاتا ہے، اور جس ہائی کورٹ میں جانا ہوتا ہے اس کے چیف جسٹس سے پوچھا جاتا ہے، چیف جسٹس پاکستان کا مرکزی کردار ہوتا ہے اس میں، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے بلکہ منظوری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایڈوائس بھیجی جاتی ہے صدر کو کابینہ کی طرف سے، اور پھر وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو حکومت کا جواب آیا ہے تو اس سے بہت ساری گتھیاں جو ہے نا وہ سلجھ گئی ہیں۔ فیصلہ تو
आईनी बेंच ने करना है। जो जवाब दिया गया ना, मेरे ख्याल में वो आईनी तकाज़ों पे पूरा उतरता है। इनकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, मुस्तकिल ट्रांसफ़र हो सकती है, और फिर जो सीनियरिटी है इनकी, ये पीछे से लेके आएंगे, जिस हाई कोर्ट से आएंगे वो सीनियरिटी जो है वो इनके साथ आएगी, और उसी हिसाब से जिस हाई कोर्ट में जज जाएगा वहाँ उसकी सीनियरिटी जो है वो फिक्स होगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई वज़न है जजों की दरख्वास्त में, और वो दरख्वास्तें जो वो खारिज होने का इम्कान जो है वो ज़्यादा है। अगर खारिज हो जाती हैं तो फिर नए चीफ जस्टिस, मुस्तकिल चीफ जस्टिस का मामला जो है वो देखा जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि जनाब ये साहब जो हैं सरफराज डोगर साहब, ये यही मुझे लग रहा है कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। और दूसरा फिर उन्होंने दादोशुमार भी जारी कर दिए हैं कि मार्च में जो मुकदमात निपटाए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं ना, वो जो नए जज मुकर्रर किए गए हैं वो जनाब हैं अनाम मीर मनहास साहब। उन्होंने जनाब 225 मुकदमात के फैसले किए हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा फैसले किसने किए? सरदार सरफराज डोगर साहब ने 178 मुकदमात के फैसले किए हैं। और फिर जनाब मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने 60 किए हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने 66 किए हैं, और फिर जो बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने 40 किए हैं, और सरदार एजाज साक साहब ने जनाब 57 किए हैं। और फिर जनाब जस्टिस अरबाब ताहर साहब हैं, पहले इन्होंने खत लिखा था वो ISA के खिलाफ जो था, बाद में खत लिखने वालों से जजों से इन्होंने खुद को थोड़ा सा दूर कर लिया। तो इन्होंने जनाब 85 मुकदमा निपटाए हैं, और जो खतून है रफत समन साहबा, उन्होंने जनाब 38 केस वो निपटाए हैं। और जो सिंध हाई कोर्ट से जज आए हैं जनाब खादम हुसैन सुमरो साहब, उन्होंने 33। और फिर जनाब जस्टिस आजम खान साहब, ये भी नए जज हैं, अभी एडिशनल जज हैं, इन्होंने 1 सेशन जज से आए हैं, इन्होंने 162 मुकदमा जो हैं वो निपटाए हैं। और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं, उन्होंने 75 मुकदमा निपटाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि नए जज जो हैं, ये जो ट्रांसफ़र होकर जज गए हैं वहाँ, ज़्यादा काम तो वही कर रहे हैं। बाकी बहरहाल अपने वो देख रहे होंगे ना सीनियरिटी वाला इशू, वो भी तो उन्होंने देखना है ना कि जनाब हमारी सीनियरिटी जो है वो आगे पीछे हो गई है। फिर चीफ जस्टिस के लिए वो जनाब वो तो पुरुमीद थे कि जनाब मोहसिन अख्तर कैनी साहब चीफ जस्टिस होंगे, या वो गुल हसन औरंगजेब साहब चीफ जस्टिस होंगे, कोई भी 3 में से सीनियर 3 जजों में से। लेकिन अब वो सरफराज डोगर साहब का कुर्रा निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ज़ाहिर है परेशानी तो इंसान को होती है ना, और फिर परेशानी के आलम में काम की रफ्तार भी ज़रा सुस्त हो जाती है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।